हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पर की पॉइंट्स देखेंगे वन लाइनर टाइप का। ओके इसमें हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में जितने भी वन लाइनर टाइप के जो आपके क्वेश्चंस हैं वो हम पढ़ेंगे आज। इसमें हमने 30 वन लाइनर रखे हैं। ओके सो लेट्स बिगिन। ये आपका हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के की पॉइंट्स हैं, इसको देख लेते हैं। फर्स्ट क्या है, ओल्ड इंग्लिश और एंग्लो सैक्सन इज़ द अर्लीस्ट रिकॉर्डेड फॉर्म ऑफ द डैश स्पोकन इन इंग्लैंड एंड सदर्न एंड ईस्टर्न स्कॉटलैंड इन द अर्ली मिडिल एजेस। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि ओल्ड इंग्लिश हो या फिर एंग्लो सैक्सन हो, प्रारंभिक मध्य युग में इंग्लैंड और दक्षिणी और पूर्वी स्कॉटलैंड में बोली जाने वाली सबसे अर्लीस्ट रिकॉर्डेड की गई लैंग्वेज है। वो कौन सी लैंग्वेज है? तो इंग्लिश लैंग्वेज है। वो कौन सी लैंग्वेज है? इंग्लिश लैंग्वेज है। मतलब ओल्ड इंग्लिश हो गया या फिर एंग्लो सैक्सन हो गया। अर्ली मिडिल एजेस में इंग्लैंड और दक्षिणी और पूर्वी स्कॉटलैंड में बोले जाने वाली सबसे प्रारंभिक दर्ज की गई भाषा कौन सी है? वो आपकी इंग्लिश लैंग्वेज है। ओके नेक्स्ट, ये आपकी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, ओल्ड इंग्लिश वॉज ब्रॉट टू ग्रेट ब्रिटेन बाय डैश सेटलर्स इन द मिड 5th सेंचुरी। यहाँ पे कहा जा रहा है कि ओल्ड इंग्लिश को 5वीं शताब्दी के मध्य में बसने वालों द्वारा ग्रेट ब्रिटेन में लाया गया था। किसके द्वारा लाया गया था ओल्ड इंग्लिश को? कहाँ पे? ग्रेट ब्रिटेन में। यहाँ पे ये पूछ रहा है कि ओल्ड इंग्लिश को 5वीं शताब्दी के मध्य में बसने वालों द्वारा ग्रेट ब्रिटेन में लाया गया था। तो किसके द्वारा ओल्ड इंग्लिश को लाया गया था ग्रेट ब्रिटेन में? तो एंग्लो सैक्सन के द्वारा। ये लोग ग्रेट ब्रिटेन में क्या लाए थे? ओल्ड इंग्लिश को लाए थे। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है कैडमन्स हाइमन इज़ द ओल्डेस्ट रिकॉर्डेड ओल्ड इंग्लिश पोएम कंपोज बिटवीन। कहा जा रहा है जो कैडमन का हाइमन है, कैडमन उस समय का ओल्ड इंग्लिश का राइटर है, पोएट है, और इसका एक वर्क है हाइमन, जो सबसे ओल्डेस्ट रिकॉर्डेड ओल्ड इंग्लिश पोएम है। मतलब सबसे पुरानी रिकॉर्ड की गई पुरानी अंग्रेजी कविता है। कंपोज बिटवीन, ये कब कंपोज हुई थी, कब लिखी गई थी? तो 658 टू 680 AD में ये लिखी गई थी। 658 से 680 ईस्वी के बीच में ये लिखी गई थी कैडमन की हाइमन। ओके नेक्स्ट, कैडमैन इज़ द अर्लीस्ट दैट हुज नेम इज़ नोन। मतलब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? कैडमैन क्या है? सबसे पहले यहाँ पे कहा जा रहा है कि कैडमैन सबसे प्राचीन क्या है? इंग्लिश पोएट है, जिसका नाम जाना जाता है। कैडमैन क्या है? सबसे प्राचीन इंग्लिश पोएट है, अर्लीस्ट इंग्लिश पोएट है। नेक्स्ट, द अर्लीस्ट एंड द ग्रेटेस्ट एपिक और हीरोइक पोएम इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर इज़। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि अंग्रेजी साहित्य के इतिहास का सबसे प्राचीन और महानतम महाकाव्य या फिर बोल सकते हैं वीर काव्य क्या है? तो बीओवुल्फ है। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि अंग्रेजी साहित्य के इतिहास का सबसे प्राचीन और महानतम महाकाव्य या फिर वीर काव्य क्या है? वो आपका बीओवुल्फ है। नेक्स्ट, Beowulf is an Old English epic poem in the tradition of Germanic heroic legend consisting of 3182 dash। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो बीवोल्फ है वो जर्मनिक हीरोइक कथा की परंपरा में एक पुरानी अंग्रेजी महाकाव्य कविता है, जिसमें कितनी लाइन्स हैं? 3182 अल्टरनेटिव लाइन्स हैं। ओके नेक्स्ट, The only certain dating for the manuscript of Beowulf considered by literary scholars is। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? यहाँ पे कहा जा रहा है कि साहित्यिक विद्वानों द्वारा बीवोल्फ की जो मैन्युस्क्रिप्ट थी, मैन्युस्क्रिप्ट के लिए माने जाने वाली एकमात्र सर्टेन डेटिंग क्या है? तो ये कब के बीच में इसकी मैन्युस्क्रिप्ट के लिए, मतलब इसका बीवोल्फ का जो मैन्युस्क्रिप्ट था वो कब लिखा गया था? लिटरेरी स्कॉलर्स के द्वारा ये माना जाता है बिटवीन 975 AD एंड 1025 AD। मतलब 975 ईस्वी से 1025 ईस्वी के बीच।
स्कॉलर्स कॉल द एनोनिमस ऑथर द एपिक बाय वुल्फ एज। तो यहाँ पे स्कॉलर्स इस एनोनिम मतलब यहाँ पे एपिक जो बाय वुल्फ है इसके जो ऑथर है वो कौन है, एनोनिमस ऑथर है, बाय वुल्फ का पोएट के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट, द स्टोरी ऑफ द एपिक बाय वुल्फ इज सेट इन। एपिक बाय वुल्फ की जो स्टोरी है, महाकाव्य जो बाय वुल्फ है इसकी जो स्टोरी है वो कहाँ पे है इसकी स्टोरी, तो इसकी स्टोरी पेगन स्कैंडिनेविया इन द 16th सेंचुरी। मतलब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि 6ठी शताब्दी में बुत प्रस्त जो होते थे स्कैंडिनेविया, वो इसकी स्टोरी है, मतलब इसी पे आधारित है इसकी कहानी, बीवोल्फ की कहानी। ओके, बीवोल्फ वॉज द सन ऑफ, जो बीवोल्फ था वो किसका बेटा था ये हमें बताना है। तो किसका बेटा था, एक गाथियो अ वॉरियर ऑफ द स्वेडिश विगमांडिक्स। मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक गाथियो स्वेडिश विगमांडिस का एक योद्धा था बीवोल्फ, बाय वुल्फ। 1 मिनट। द फेमिनाइन प्रोनाउन शी, जिसे एस सी ये आपका माना गया है यहाँ पे, द फेमिनाइन प्रोनाउन शी इज द फर्स्ट रिकॉर्डेड इन द। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, जो फेमिनाइन प्रोनाउन है यानी कि शी, जिसे SCAE के रूप में इज़ द फर्स्ट रिकॉर्डेड, ये कहाँ रिकॉर्ड हुआ है, तो ये आपके द पीटरब्रो क्रॉनिकल में। ओके, नेक्स्ट, हेनरी सेकेंड ऑल्सो नोन एज हेनरी कर्ट मेंटल वॉज किंग ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम 1154 अंटिल हिज डेथ इन। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि हेनरी सेकेंड जो हैं, जिसे हेनरी कर्ट मेंटल के नाम से भी जाना जाता है, 1154 से अपनी मृत्यु तक इंग्लैंड के राजा थे। तो कब से वो कब तक इंग्लैंड के राजा थे, 1154 से 1189 के बीच में वो क्या थे, 1154 से 1189 तक वो क्या थे, इंग्लैंड के राजा थे। यहाँ पे कुछ एक्सप्लेनेशन दिया है, देख लेते हैं इसको। हेनरी सेकेंड, ये इनका जन्म है, ये इनका डेट ऑफ बर्थ है, ये इनका डेट ऑफ डेथ है, ये डेट ऑफ बर्थ है, ये डेट ऑफ डेथ है। हेनरी सेकेंड वॉज किंग ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम 1154 अंटिल हिज डेथ इन 1189। यहाँ पे कहा जा रहा है कि हेनरी जो सेकेंड है वो 1154 से 1189 में अपनी मृत्यु तक इंग्लैंड के राजा थे। ही वॉज द फर्स्ट किंग ऑफ द हाउस ऑफ प्लांटजेनेट। मतलब वो क्या थे, वे हाउस ऑफ प्लांटजेनेट के पहले राजा थे। बिफोर ही वॉज 40 ही कंट्रोल्ड इंग्लैंड, लार्ज पार्ट्स ऑफ वेल्स, द ईस्टर्न हाफ ऑफ आयरलैंड। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि 40 वर्ष की आयु से पहले उन्होंने इंग्लैंड, वेल्स के बड़े बड़े हिस्से, आयरलैंड के पूर्वी हिस्से और पश्चिमी आधे हिस्से पर क्या कर लिया था, कंट्रोल कर लिया था, नियंत्रण कर लिया था। ओके, और फ्रांस के भी एरिया को उन्होंने क्या कर दिया था, नियंत्रण कर लिया था। ओके, एन एरिया दैट वाज लेटर कॉल्ड द एंजीवेन एम्पायर, और उस एरिया को बाद में क्या कहा गया, एंजीवेन एम्पायर कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1173-1174 वाज अ रिबेलियन अगेंस्ट। मतलब जो ग्रेट रिवोल्ट हुआ था 1173 से 1174 के, एक रेबेलियन मतलब किसके विरुद्ध विद्रोह हुआ था ये पूछा जा रहा है। जो ग्रेट रिवोल्ट हुआ था 1173-1174 का, वो किसके अगेंस्ट हुआ था ये विद्रोह, तो राजा हेनरी सेकेंड के अगेंस्ट ये विद्रोह हुआ था। देख लेते हैं इसमें भी। द ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1173 to 1174 was a rebellion against King Henry II of England। 1173-1174 का महान विद्रोह इंग्लैंड के राजा हेनरी सेकेंड के विरुद्ध एक विद्रोह था। 3 of his sons, his wife Eleanor Aquitaine and their rebel supporters revolted against him। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि उनके तीन बेटों, उनकी पत्नी एक्विटेन की एलेनोर और उनके विद्रोही समर्थकों ने उनके खिलाफ विद्रोह किया था। द रिवोल्ट एंडेड इन द फेलियर आफ्टर 18 मंथ।
और 18 महीनों के बाद विद्रोह विफलता में क्या हो गया था, समाप्त हो गया था। ओके, फेल हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एंग्लो नॉर्मन पीरियड कम्स आफ्टर द एंडिंग ऑफ द, तो एंग्लो नॉर्मन पीरियड कब आया था, किसके अंत के बाद, किसके समाप्ति के बाद एंग्लो नॉर्मन पीरियड आया था? तो एंग्लो सैक्सन पीरियड। जब ये फिनिश हो गया इसके बाद आपका कौन सा पीरियड आता है, एंग्लो नॉर्मन पीरियड। नेक्स्ट, द नॉर्मन लैंग्वेज वाज इंट्रोड्यूस टू इंग्लैंड ड्यूरिंग द रूल ऑफ, यहाँ पे क्या कहा जाए कि नॉर्मन भाषा को इंग्लैंड के एंग्लो सैक्सन काल दौरान पेश किया गया था। तो किसके दौरान? यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो नॉर्मन लैंग्वेज थी, नॉर्मन लैंग्वेज को इंग्लैंड के एंग्लो सैक्सन काल दौरान पेश किया गया था। तो कौन था? विलियम द कॉन्करर। देख लेते हैं इसको। विलियम फर्स्ट, यहाँ पे विलियम फर्स्ट की बात हो रही है। विलियम फर्स्ट, ये इनका जन्म है। यूजली नोन एज विलियम द कॉन्करर एंड समटाइम्स विलियम द बास्टर्ड वॉज द फर्स्ट नॉर्मन मोनार्क ऑफ इंग्लैंड, रेनिंग फ्रॉम 1066 until his death in 1087। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि विलियम फर्स्ट जो थे वो आमतौर पर विलियम द कॉन्करर, इन्हें आमतौर पर विलियम द कॉन्करर और कभी कभी इन्हें विलियम द बास्टर्ड के नाम से भी ये जाने जाते थे, विलियम फर्स्ट। ओके, और आगे क्या लिखा है? पहला नॉर्मन सम्राट था जिन्होंने 1000 से अपनी मृत्यु तक इंग्लैंड पर क्या किया? शासन किया। 1000 से 1087 तक, अपनी मृत्यु तक, जब तक उनकी डेथ नहीं हुई, उन्होंने क्या किया? इंग्लैंड पे शासन किया, विलियम फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द रीन ऑफ डैश इंग्लिश बिकेम द नेटिव टंग ऑफ द किंग्स ऑफ इंग्लैंड। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि अंग्रेजी शासन किसके कह रहा है कि अंग्रेजी शासन डैश के दौरान इंग्लैंड के राजाओं की मातृभाषा बन गई थी, मतलब नेटिव टंग बन गई थी। किसके शासन में पूछ रहा है, ठीक है, किसके शासन के दौरान? यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है किसके शासन के दौरान इंग्लैंड के जो राजा थे उनकी जो नेटिव टंग हो गई थी वो क्या हो गई थी? अंग्रेजी। तो किसका शासन चल रहा था? हेनरी फोर्थ का। ओके, देख लेते हैं हेनरी फोर्थ का थोड़ा सा। हेनरी फोर्थ, इनके जन्म के बारे में बताया गया है यहाँ पे। हेनरी फोर्थ वॉज किंग ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम 1399 टू 1413। यहाँ पे कहा जा रहा है कि तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? ही वॉज द किंग ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम, ही वॉज द फर्स्ट इंग्लिश। यहाँ पे कहा जा रहा है कि अंग्रेजी जो हेनरी फोर्थ थे 1399 से 1413 तक इंग्लैंड के राजा थे। ही वॉज द फर्स्ट इंग्लिश रूलर सिंस द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट हुज मदर टंग वॉज इंग्लिश रेदर दैन फ्रेंच। वे नॉर्मन विजय के बाद, मतलब नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट के बाद पहले अंग्रेजी शासक थे जिनकी नेटिव लैंग्वेज, जिनकी मदर टंग क्या थी? फ्रेंच के बजाय अंग्रेजी थी। ही वॉज नोन एज हेनरी बोलिंगब्रोक बिफोर असेंडिंग टू द थ्रोन। तो सिंहासन पर बैठने से पहले उन्हें हेनरी बोलिंगब्रोक के नाम से जाना जाता था। तो ये याद रखिएगा, ये हेनरी फोर्थ की बात हो रही है। जब ये गद्दी पर नहीं बैठे थे तब ये किस नाम से जाने जाते थे? हेनरी बोलिंगब्रोक के नाम से जाने जाते थे। यहाँ पे क्वेश्चन ये था, ड्यूरिंग द रीन ऑफ डैश इंग्लिश बिकेम द नेटिव टंग ऑफ किंग्स ऑफ इंग्लैंड। मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है? किसके शासन काल के दौरान अंग्रेजी जो है वो इंग्लैंड के राजाओं की नेटिव टंग बन गई थी? तो हेनरी फोर्थ की। ओके, नेक्स्ट, विच मूवमेंट इज द ग्रेटेस्ट मूवमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। कौन सा मूवमेंट मानव इतिहास का सबसे महान आंदोलन था? मतलब कौन सा मूवमेंट मानव इतिहास का सबसे ग्रेटेस्ट मूवमेंट था? तो रेनेसेंस। रेनेसेंस का हिंदी अगर जानेंगे तो पुनर्जागरण, हर चीज में रीबर्थ, पुनर्जन्म होना। ओके, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं रेनेसा के बारे में। द रेनेसा रेफर्स टू अ रिवाइवल ऑफ लर्निंग। मतलब पुनर्जागरण का तात्पर्य क्या है? रेफर क्या करता है? सीखने का, दोबारा से सीखना। रिवाइवल ऑफ लर्निंग, सीखने का पुनरुद्धार, मतलब दोबारा से सीखना या पुनर्जीवित करना ज्ञान को। इट वॉज अ पीरियड इन यूरोपियन हिस्ट्री मार्किंग द ट्रांजिशन फ्रॉम द मिडिल एजेस टू मॉडर्निटी एंड कवरिंग द 15th and 16th century।
आगे क्या कहा जा रहा है, ये यूरोपीय इतिहास में मध्य युग से आधुनिकता में परिवर्तन और 15वीं और 16वीं शताब्दी को कवर करने वाला एक काल था। रेनेसां की बात हो रही है। इट बिगेन इन द 14th सेंचुरी इन फ्लोरेंस, इटली। इसकी शुरुआत कहाँ हुई थी? इसकी शुरुआत 14वीं शताब्दी में फ्लोरेंस, इटली में हुई थी। किसकी शुरुआत की बात कर रहा है? रेनेसां की शुरुआत की बात हो रही है कि इसकी शुरुआत कहाँ हुई थी? इटली का एक शहर है फ्लोरेंस, वहाँ पे इसकी शुरुआत हुई थी। और कौन सी शताब्दी में? 14th सेंचुरी में, मतलब 14वीं शताब्दी में। ये सारा इंपॉर्टेंट है रेनेसां के बारे में। रेनेसांस had their origin in the late 13th century Florence in the writing of, यहाँ तक बता दे रहे हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है रेनेसांस had their origin the late 13th century Florence, मतलब यहाँ पे मतलब कह रहा है कि रेनेसां की उत्पत्ति 13वीं सदी के अंत में फ्लोरेंस में हुई थी। जैसे आपके दांते एल्घेरी, पेट्रार्क, ये इनका दिया गया है, पेट्रार्क हो गए, पेट्रार्क, एज वेल एज द पेंटिंग ऑफ गियोटो डी बॉन्डेन। तो ये आपके सारे लेखक हैं। कह रहा है कि जैसे दांते एल्घेरी हो गए, पेट्रार्क के लेखन के साथ साथ गियोटो डी बॉन्डेन की पेंटिंग में हुई थी। किसकी शुरुआत? रेनेसां की। ठीक है, और देख लेते हैं। द फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, मतलब कॉन्स्टेंटिनोपल का पतन, कॉन्क्वेस्ट ऑफ इस्तांबुल की विजय, वॉज अ मेजर इंसिडेंट, एक बड़ी घटना थी। दैट गेव इम्पीटियस टू द मूवमेंट, जिसने आंदोलन को गति दी, जिसने मूवमेंट को क्या दिया? गति दिया। इट रेफर्स टू द कैप्चर ऑफ द, आगे क्या कह रहा है? इट रेफर्स टू द कैप्चर ऑफ द बिजान्टिन एम्पायर्स कैपिटल बाय द ओटोमन एम्पायर। तो ये क्या करता है? ये ओटोमन साम्राज्य द्वारा बिजान्टिन साम्राज्य की राजधानी के कैप्चर करने को क्या करता है? रेफर करता है। आगे क्या है? द सिटी फेल ऑन 29 मई 1453, द कल्मिनेशन ऑफ अ 53-day siege which had begun on 6 April 1453 क्रिस्टोफर। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि शहर 29 मई 1453 को नष्ट हो गया, जो 53 दिनों की घेराबंदी की परिणति थी, जो 6 अप्रैल 1453 को शुरू हुई थी। ठीक है, क्रिस्टोफर कोलंबस अराइव्ड इन द न्यू वर्ल्ड अमेरिका ऑन हिज फर्स्ट फेमस जर्नी इन 1492। क्रिस्टोफर कोलंबस 1492 में अपनी पहली प्रसिद्ध यात्रा पर अमेरिका पहुँचे। ये चीज़ें दिखा रहा है। रेनेसां के बारे में हम देखेंगे। द रेनेसां बिगेन इन टस्कनी इन सेंट्रल इटली एंड सेंटर्ड इन द सिटी ऑफ फ्लोरेंस। तो जो रेनेसां की शुरुआत हुई थी वो कहाँ हुई थी? मध्य के टस्कनी में हुई थी। इटली और फ्लोरेंस शहर में केंद्रित है। ठीक है, मतलब मध्य ये टस्कनी में हुई थी। मेन अगर देखा जाए रेनेसां की शुरुआत कहाँ हुई थी? टस्कनी में हुई थी। इटली और फ्लोरेंस शहर में केंद्रित है। इटली एंड सेंटर्ड इन द सिटी ऑफ फ्लोरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देख लेते हैं। विच मूवमेंट मेड पीपल कॉन्शियस ऑफ दियर ओन पावर, मतलब किस मूवमेंट ने लोगों को अपनी शक्ति के प्रति जागरूक किया? कौन सा ऐसा मूवमेंट था जो लोगों को क्या किया? अपने शक्ति के प्रति जागरूक किया। तो रेनेसेंस मूवमेंट था। ठीक है, पुनर्जागरण आंदोलन था। देख लेते हैं, इसमें थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसके बारे में भी। रेनेसेंस ह्यूमनिज्म वाज अ रिवाइवल इन द स्टडी ऑफ क्लासिकल एंटिक्विटी। मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो रेनेसेंस ह्यूमनिज्म था, जो पुनर्जागरण मानवतावाद था, वो शास्त्रीय पुरातनता के अध्ययन में एक क्या था? रिवाइवल था, पुनर्जीवित था। एट फर्स्ट इन इटली एंड देन स्प्रेडिंग अक्रॉस वेस्टर्न यूरोप इन द 14th, 15th एंड 16th सेंचुरीज। पहले इटली में, रेनेसां पहले कहाँ आया? इटली में आया, और फिर 14वीं, 15वीं और 16वीं शताब्दी में पूरे पश्चिम यूरोप में फैल गया। रेनेसां की बात हो रही है। ड्यूरिंग द रेनेसां, मतलब रेनेसां यहाँ पे क्या कर रहा है? ड्यूरिंग द रेनेसां पीरियड मोस्ट ह्यूमनिस्ट वर रिलीजियस। कह रहा है कि पुनर्जागरण काल के दौरान जो अधिकांश मानवतावादी थे वो क्या थे? रिलीजियस थे, धार्मिक थे। मतलब रेनेसां पीरियड के दौरान जो ह्यूमनिस्ट थे वो क्या थे? रिलीजियस थे, धार्मिक थे। सो दियर प्राइम कंसर्न वॉज प्यूरिफाई एंड रिन्यू क्रिश्चियनिटी।
इसलिए उनकी मुख्य चिंता क्या थी? ईसाई धर्म को शुद्ध करना और नवीनीकृत करना। इसलिए उनका जो प्राइम कंसर्न था वो क्या था? ईसाई धर्म को प्यूरिफाई करना और उन्हें फिर से रेन्यू कराना। नॉट टू पुट एन एंड टू इट, आगे क्या था? ना कि इसे समाप्त करना, मतलब वो ईसाई धर्म को समाप्त नहीं करना चाहते थे बल्कि प्योरीफाई करना चाहते थे, रेन्यू कराना चाहते थे। दियर विजन वॉज टू गो बैक इन द सिंप्लिसिटी ऑफ द न्यू टेस्टामेंट। आगे क्या कहा जा रहा है कि उनका जो दृष्टिकोण मध्ययुगीन धर्मशास्त्र की जटिलताओं को दरकिनार करते हुए एक नए नियम की सरलता की ओर वापस जाना था, बाय पासिंग द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ मिडिवल थियोलॉजी। नेक्स्ट देख लेते हैं। टुडे द टर्म ह्यूमनिज्म सिग्निफाइज अ वर्ल्ड व्यू विच डिनाइज द एग्जिस्टेंस और रेलिवेंस ऑफ गॉड और विच इज कमिटेड टू अ प्योरली सेक्युलर आउटलुक। मतलब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? एक ऐसे, आज मानवता शब्द जो है, आज जो ये ह्यूमनिज्म टर्म है, एक ऐसे विश्व दृष्टिकोण का प्रतीक है जो ईश्वर के अस्तित्व या प्रासंगिकता से इनकार करता है, या जो पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण के लिए प्रतिबद्ध है। ये चीज़ बताया जा रहा है यहाँ पे। ओके, तो कितनी चीज़ों को आपको याद रखना है। रेनेसा के बारे में आप इतना कि रेनेसा की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो रेनेसा 14वीं सेंचुरी में शुरुआत हुआ था रेनेसा का। कहाँ पे? इटली के फ्लोरेंस शहर में हुआ था। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? इन विच सेंचुरी रेनेसेंस टुक बर्थ इन इंग्लैंड। अभी तक तो रेनेसा की शुरुआत कहाँ हुई थी? इटली में, इटली के फ्लोरेंस सिटी में। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि रेनेसा किस सेंचुरी में रेनेसा इंग्लैंड में जन्म लिया था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, जब इंग्लैंड की बात आती है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। मिडिल ऑफ 15वीं सेंचुरी। ओके, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। रेनेसा कहाँ से शुरू हुआ था? 14वीं शताब्दी में हुआ था, फ्लोरेंस सिटी में हुआ था। फ्लोरेंस सिटी कहाँ है? आपका इटली में है, इटली के टस्कनी जगह पे हुआ था। और यहाँ पे याद रखिएगा इंग्लैंड में कब ये बर्थ हुआ था इसका? तो मिडिल ऑफ 15वीं सेंचुरी रेनेसा का। देख लेते हैं यहाँ पे। ओके, द इन्फ्लुएंस ऑफ रेनेसेंस रीच्ड इंग्लैंड एट द एंड ऑफ 15वीं सेंचुरी। मतलब 15वीं शताब्दी के अंत में पुनर्जागरण का प्रभाव इंग्लैंड तक पहुंच गया था। 15वीं सेंचुरी में जो रेनेसा का इन्फ्लुएंस था, प्रभाव था, वो इंग्लैंड तक पहुंच गया था। कैक्सटन प्रिंटिंग प्रेस इस्टेब्लिश इन 1476, यानी कि 1476 में स्थापित कैक्सटन प्रिंटिंग प्रेस ने रेंडर्ड रिमार्केबल सर्विस टू द पीपल ऑफ इंग्लैंड बाय प्रिंटिंग ट्रांसलेशन ऑफ ग्रीक क्लासिक्स। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि 1476 में स्थापित कैक्सटन प्रिंटिंग प्रेस ने ग्रीक क्लासिक्स के अनुवाद छाप कर इंग्लैंड के लोगों को उल्लेखनीय सेवा प्रदान की थी। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि कैक्सटन का प्रिंटिंग प्रेस कब आया था, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, 1476 में आया था। दूसरा क्या इंपॉर्टेंट है? रेनेसा का प्रभाव इंग्लैंड में कब पूरी तरह से हो गया था? तो 15वीं सेंचुरी तक आ ही गया था। रेनेसा का प्रभाव पूरा इंग्लैंड तक पहुंच गया था। आगे देखते हैं। द फर्स्ट बुक इन इंग्लैंड दैट वॉज रिटन अंडर द इम्पैक्ट ऑफ रेनेसा वॉज यूटोपिया। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इन 1516 बाय थॉमस मोर। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि इंग्लैंड में पुनर्जागरण के प्रभाव में लिखी गई पहली पुस्तक थॉमस मोर द्वारा 1516 में लिखी गई थी, यूटोपिया थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये जो फर्स्ट बुक है, इंग्लैंड की पहली ऐसी किताब है जो इम्पैक्ट ऑफ रेनेसा, यानी कि रेनेसा के प्रभाव में लिखी गई थी, यूटोपिया, जिसको किसने लिखा था? थॉमस मोर ने लिखा था 1516 में। द रेन ऑफ क्वीन एलिजाबेथ। तो क्वीन एलिजाबेथ का रेन कब से कब तक था? 1558 से 1603 तक था। इज़ नोन एज फ्लावरिंग पीरियड ऑफ रेनेसा। और ये फ्लावरिंग पीरियड ऑफ रेनेसा के लिए जाना जाता था। एलिजाबेथन जो पीरियड था वो फ्लावरिंग पीरियड ऑफ रेनेसा के लिए जाना जाता था इंग्लैंड में, विद द वर्क ऑफ राइटर्स विलियम शेक्सपियर। अब इस पीरियड में कौन कौन से राइटर ने वर्क लिखा था देख लेते हैं। कौन कौन से राइटर ने वर्क लिखा था इस पीरियड में? तो विलियम शेक्सपियर भी थे, इनका ये है 1564 1616। क्रिस्टोफर मार्लो थे 1564 में, इनका भी जन्म हुआ था। 1593 में इनकी डेथ हो गई थी। एडमंड स्पेंसर थे, ये इनका दिया गया है। सर थॉमस मूर थे। फ्रांसिस बेकन थे। सर फिलिप सिडने थे। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। और आपका आर्किटेक्ट सच एज इनिगो जोनस थे, हु इंट्रोड्यूस
देख लेते हैं। हु इंट्रोड्यूस इटालियनेट आर्किटेक्चर टू इंग्लैंड, जिन्होंने इंग्लैंड में इटालियन वास्तुकला की शुरुआत की थी, किन्होंने इन्होंने किया था। ओके। एंड कंपोजर सच एज थॉमस थैलिस और थॉमस थैलिस जैसे संगीतकार सच एज थॉमस थैलिस, जॉन ट्रेवनर एंड विलियम बर्ड, ये सारे राइटर थे जो आपके एलिजाबेथन पीरियड में अपना वर्क लिखे थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट वाज रेनेसेंस मीन, रेनेसा का क्या मतलब है? रेनेसा का मतलब होता है रीबर्थ, मतलब पुनर्जन्म, हर चीज़ में नया करना, कुछ नया बदलाव लाना जिसे बोल सकते हैं। रीबर्थ होना, बदलाव लाना, तो इसका क्या मतलब होता है देख लेते हैं। द वर्ड रेनेसेंस इज बोरोड फ्रॉम द फ्रेंच लैंग्वेज वेयर इट मीन्स रीबर्थ। तो पुनर्जागरण शब्द फ्रांसीसी भाषा से लिया गया है जहाँ इसका अर्थ होता है पुनर्जन्म। इट वॉज फर्स्ट यूज इन द 18th सेंचुरी, इसका सबसे पहले यूज कहाँ किया गया है? 18वीं शताब्दी में किया गया है। एंड वॉज लेटर पॉपुलराइज्ड बाय फ्रेंच हिस्टोरियन जूल्स मिसलेट, और बाद में इसका यूज़ किसने किया है? एक फ्रेंच इतिहासकार था जिसका नाम था जूल्स मिसलेट। इन्होंने इन हिज वर्क हिस्टोयर डी फ्रांस, जिसे बोलते हैं हिस्ट्री ऑफ फ्रांस। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो रेनेसा वर्ड है इसको कहाँ से बोरो किया है? फ्रेंच लैंग्वेज से लिया गया, जिसका मतलब होता है रीबर्थ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका यूज़ सबसे पहले 18वीं शताब्दी में किया गया था रेनेसा। बाद में इसे किसने किया है? प्रसिद्ध एक फ्रेंच हिस्टोरियन था, फ्रेंच इतिहासकार था जिसका नाम था जूल्स मिसलेट। इन्होंने अपने वर्क हिस्टोयर डी फ्रांस में किया था इसका यूज रेनेसा का, और इनका वर्क कब आया था? 1855 में। ओके, हिस्टोयर डी फ्रांस, ये तो फ्रांसीसी लैंग्वेज हो गया, अगर इंग्लिश में करेंगे तो हिस्ट्री ऑफ फ्रांस में। ओके, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है, ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, इस चीज़ को याद रखिएगा ये। ओके, नेक्स्ट। The Italian Renaissance has a reputation for its achievements in painting, architecture, sculpture, literature, music, philosophy, science, technology, exploration। तो यहाँ पे जो कह रहा है कि इटालियन जो रेनेसा था, जो पुनर्जागरण के विद्वानों में सबसे अधिक रुचि थी, रेपुटेशन फॉर इट्स अचीवमेंट्स, मतलब यहाँ पे कह रहा है किस किस में रेनेसा पुनर्जागरण हुआ था, किस किस में रीबर्थ हुआ था। तो पेंटिंग में हुआ था, आर्किटेक्चर में हुआ था। ओके, पेंटिंग में हुआ था, आर्किटेक्चर यानी कि चित्रकला में हुआ था, वास्तुकला, मूर्तिकला, साहित्य, संगीत, दर्शन, विज्ञान, ये सारी चीज़ों में फिर इन सभी का रीबर्थ हुआ था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रेनेसेंस वाज रीबर्थ ऑफ क्लासिकल लर्निंग ऑफ एंशियंट। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि रेनेसा, कहा जा रहा है कि पुनर्जागरण प्राचीन ग्रीक हो गया, रोमन हो गया, इटालियन लिटरेचर हो गया। तो कहा जा रहा है कि पुनर्जागरण प्राचीन ग्रीक, रोमन और इटालियन लिटरेचर की शास्त्रीय शिक्षा का पुनर्जन्म था। ठीक है, रेनेसा क्या था? ग्रीक हो गया, चाहे वो ग्रीक में हो गया, चाहे वो रोमन हो गया, चाहे वो इटालियन लिटरेचर हो गया, इन सभी का क्या था? रीबर्थ था, सभी का रीबर्थ हुआ था, पुनर्जन्म हुआ था सभी का, चाहे ग्रीक हो गया चाहे रोमन हो गया, इन सभी में पुनर्जन्म हुआ था इन सभी का। ओके, Renaissance scholars were most interested in the recovering and studying Latin, Italian and Greek literary, historical and oratorical text। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जो रेनेसा के स्कॉलर थे उनको सबसे ज़्यादा किस में रुचि थी? तो किस में रुचि थी? लैटिन हो गया, इटालियन और ग्रीक को पुनः प्राप्त करना और उनका अध्ययन करना, साहित्यिक, ऐतिहासिक, ये सारी चीज़ें। तो जो रेनेसा के स्कॉलर थे उनको सबसे ज़्यादा रुचि किस में थी? इन्हीं सारी में थी, लैटिन में थी, इटालियन में थी। ये पुनः प्राप्त करना चाहते थे, इसलिए इस चीज़ को ख़त्म नहीं किए, इन्होंने दोबारा से इसका क्या कराया? रीबर्थ कराया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच कंट्री रेनेसेंस टुक बर्थ। तो यहाँ पे कह रहा है कि किस कंट्री में रेनेसा जन्म लिया था? तो इटली में लिया था। रेनेसा बिगन इन द 14th सेंचुरी इन फ्लोरेंस, इटली। तो याद रखिएगा रेनेसा सबसे पहले जन्म कहाँ लिया था? सबसे पहले इटली के फ्लोरेंस शहर में 14th सेंचुरी में ये जन्म लिया था। सबसे पहले इटली की चीज़ों में रीबर्थ हुआ था। देन उसके बाद मिडिल आपके 15th सेंचुरी में
आपके इंग्लैंड में आ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री बिकेम अ सेंटर ऑफ ग्रीक स्टडी एंड क्लासिकल कल्चर, मतलब कौन सा देश यूनानी अध्ययन और शास्त्रीय संस्कृति का केंद्र बन गया? तो इटली बन गया। कौन सा देश ऐसा था जो ग्रीक स्टडी और क्लासिकल कल्चर का क्या बन गया, सेंटर बन गया? तो इटली। नेक्स्ट, रेनेसेंस मूवमेंट गिव अ न्यू कॉन्सेप्शन ऑफ मैन, व्हाट वाज दैट कॉन्सेप्शन? तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो पुनर्जागरण आंदोलन था, रेनेसेंस मूवमेंट था, उन्होंने मनुष्य को एक नई अवधारणा दी थी। वो अवधारणा क्या थी? तो ह्यूमनिज्म की थी, मानवतावाद की थी। ह्यूमनिज्म इज अप्लाइड टू द रिवाइवल, जो ह्यूमनिज्म था वो उसका जो पुनर्जीवित था वो लागू होता है किस पे? क्लासिकल लिटरेचर पे होता है। ओके, किसका रिवाइवल था? ह्यूमनिज्म का मतलब ये होता है किसका रिवाइवल था? क्लासिकल लिटरेचर का रिवाइवल था। Renaissance humanism was a revival in the study of classical antiquity, at first in Italy and then spreading across Western Europe in the 14th, 15th and 16th century। वही चीज़ हम पढ़ चुके हैं। जो आपका पुनर्जागरण मानवतावादी शास्त्रीय पुरातनता के अध्ययन पे एक क्या था? रिवाइवल था। सबसे पहले इटली में, फिर वही चीज़ फिर से यहाँ पे रिपीट हो गया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। इन विच कंट्री द इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस टुक प्लेस, यहाँ पे कहा जा रहा है कि किस कंट्री में प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हुआ था? किस कंट्री में? तो जर्मनी में हुआ था। यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन किस कंट्री में, इन्वेंट की बात हो रही है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, अभी क्वेश्चन फिर से आएगा। तो प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन कब, किस देश में हुआ था? तो जर्मनी में हुआ था। किसने किया था? देखते हैं। इन जर्मनी अराउंड 1440 गोल्डस्मिथ जोहान्स गुटेनबर्ग इन्वेंटेड द प्रिंटिंग प्रेस विच स्टार्टेड द प्रिंटिंग रेवोल्यूशन। तो जर्मनी में 1440 के आसपास गोल्डस्मिथ जोहान्स गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया, जिससे प्रिंटिंग क्रांति की शुरुआत हुई, जिससे प्रिंटिंग रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई। तो ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। जब भी बात आती है आपके प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंट किसने किया था, तो आप किसे याद रखेंगे? गोल्डस्मिथ जोहान्स गुटेनबर्ग को याद रखेंगे, जिसने कब किया था? 1440 के अराउंड किया था। कहाँ पे? जर्मनी में। इस चीज़ को याद रखिएगा। अभी क्वेश्चन दोबारा आएगा। इन रेनेसेंस मूवमेंट विच थिंग गेव इट्स ग्रेटेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन। तो रेनेसेंस मूवमेंट में किस चीज़ ने अपना सबसे बड़ा योगदान दिया? तो प्रिंटिंग प्रेस ने दिया। ओके, फिर से वही क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है, जर्मनी अराउंड, वही जो भी हमने पढ़ा है वही आ गया है यहाँ पे भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु फर्स्ट यूज्ड, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? ओके, तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? हु फर्स्ट यूज एंड डिफाइन द टर्म रेनेसा। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि सबसे पहले रेनेसा शब्द को यूज़ किसने किया था, उसे डिफाइन किसने किया था? तो जूल्स मिसलेट। इसको आप माइकलेट पढ़ सकते हो या मिसलेट। ओके, तो जूल्स माइकलेट ये एक क्या थे? फ्रेंच हिस्टोरियन थे। इन्होंने ही अपने वर्क हिस्टोरी डी फ्रांस में किया था, यहाँ पे दिया भी है। तो जूल्स मिसलेट वॉज 19th सेंचुरी फ्रेंच हिस्टोरियन। ये क्या थे? एक फ्रांसीसी इतिहासकार थे 19वीं शताब्दी के। इन हिज 1855 वर्क, मतलब अपने वर्क में इनका कौन सा वर्क था? हिस्टोरी डी फ्रांस, ये इनका वर्क था। और ये कब आया था? 1855 में, जिसे आप इंग्लिश में बोलेंगे इंग्लैंड में हिस्ट्री ऑफ फ्रांस। तो इन्होंने इसमें रेनेसा शब्द का यूज़ किया था। जूल्स मिसलेट वॉज द फर्स्ट हिस्टोरियन टू यूज़ एंड डिफाइन द वर्ड रेनेसा। यहाँ पे साफ साफ बताया है कि जो आपके जूल्स मिसलेट हैं, ये पहले हिस्टोरियन थे जिन्होंने रेनेसा वर्ड को यूज़ भी किया और डिफाइन भी किया है। ओके, यहाँ पे देख लेते हैं। द रेनेसेंस ऑथर जियोर्जियो वसारी। ओके, एक और रेनेसेंस ऑथर हैं जियोर्जियो वसारी, यूज द टर्म रेनसीटा रीबर्थ इन हिज लाइव्स ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट पेंटर्स, स्कल्प्टर्स एंड आर्किटेक्ट इन 1550। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि एक और रेनेसेंस ऑथर हैं जियोर्जियो वसारी, इन्होंने रेनसीटा नाम के टर्म को यूज़ किया है, जिसका मतलब होता है रीबर्थ। इन्होंने ये रेनसीटा जो वर्ड टर्म है, ये इन्होंने कहाँ यूज़ किया? अपने वर्क लाइव्स ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट पेंटर्स, स्कल्प्टर्स एंड आर्किटेक्ट में इन्होंने यूज़ किया है रेनसीटा नाम का टर्म। ये कब आया था? 1550 में आया था। बट द कॉन्सेप्ट बिकेम वाइड स्प्रेड ओनली इन द 19th सेंचुरी आफ्टर द वर्क ऑफ स्कॉलर्स
आफ्टर द वर्क ऑफ स्कॉलर्स सच एज जूल्स मिसलेट एंड जैकब बर्कहार्ट। ओके, तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, आगे क्या कहा, लेकिन ये जो अवधारणा है बट द कॉन्सेप्ट, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है वो जूल्स मिसलेट और जैकब जैसे विद्वानों के वर्क के बाद 19वीं शताब्दी में ही व्यापक हो गई थी। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, हु वॉज द ग्रेटेस्ट स्कॉलर ऑफ इटली इन द टाइम ऑफ रेनेसांस। तो रेनेसा के समय इटली का सबसे बड़ा विद्वान कौन था रेनेसा के समय, तो पेट्रार्क था। इस चीज़ को याद कर लीजिएगा। देख लेते हैं, अकाउंट्स ऑफ रेनेसांस लिटरेचर यूजली बिगिन विद द 3 ग्रेट इटालियन राइटर्स ऑफ द 14th सेंचुरी। तो पुनर्जागरण साहित्य का विवरण आमतौर पर 14वीं शताब्दी के 3 महान इटालियन राइटर से शुरू होता है। कौन कौन से हैं, जैसे आपके दांते हो गए, दांते एलिघेरी जिनकी डिवाइन कॉमेडी इनका वर्क है, पेट्रार्क हो गए कैंजोनियर, ये इनका वर्क है, बोकाशियो का वर्क है डेकामेरोन। तो ये 3 महान राइटर थे कब के, रेनेसा के टाइम पे। वैसे आपका पेट्रार्क ही माना जाता है। और लास्ट क्वेश्चन है आज का, हु इस्टेब्लिश्ड प्रिंटिंग प्रेस इन इंग्लैंड। आ गया क्वेश्चन ना, इसके पहले क्वेश्चन क्या था कि प्रिंटिंग प्रेस को किसने इन्वेंट किया था, कहाँ इन्वेंट हुआ था प्रिंटिंग प्रेस, तो जर्मनी में हुआ था। किसने किया था, 1440 के अराउंड किसने किया था, जोहान्स गुटेनबर्ग ने किया था। उस चीज़ को याद रखिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि इंग्लैंड में, इंग्लैंड की बात आ गई, जब इंग्लैंड की बात आएगी तब आप विलियम कैक्सटन पे जाएंगे। इंग्लैंड की बात आ गई कि इंग्लैंड में प्रिंटिंग प्रेस को किसने इस्टेब्लिश किया था, तो विलियम कैक्सटन। कन्फ्यूज़ मत होइएगा, प्रिंटिंग प्रेस दोनों ही है। वहाँ पे पूछा गया था इन्वेंट कहाँ हुआ था, तो जर्मनी में हुआ था। किसने किया था, जोहान्स गुटेनबर्ग ने किया था, 1440 के अराउंड में किया था। और यहाँ पे पूछा है कि इंग्लैंड में प्रिंटिंग प्रेस को इस्टेब्लिश किसने किया था, तो विलियम कैक्सटन ने किया था। विलियम कैक्सटन 1422 में इनका जन्म होता है, 1491 में इनकी डेथ होती है। वॉज एन इंग्लिश मर्चेंट, डिप्लोमैट एंड राइटर। ये क्या रहते हैं, एक अंग्रेजी व्यापारी, राजनयिक और लेखक थे। ही इंट्रोड्यूस्ड अ प्रिंटिंग प्रेस इनटू इंग्लैंड इन 1476। उन्होंने 1476 में इंग्लैंड में एक प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत की थी। ओके स्टूडेंट्स, तो इतना ही रहने देते हैं। इसमें हमने 30 क्वेश्चन रखे हैं, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ये आपके हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं जो आपको मिल जा रहे हैं, विद एक्सप्लेन मिल जा रहा है यहाँ पे। ओके स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, आपने कितना इसमें सही किया है, सही क्या करना, इसमें आंसर तो दिया ही गया है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसका PDF चाहिए तो आप ही ना इंग्लिश क्लासेस से टेलीग्राम पे ज्वाइन हो सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, क्लास कैसी लगी। थैंक यू।